तो ये चैप्टर है आप लोग का वर्चुअल वर्क, है ना। वर्चुअल वर्क के द्वारा हमें क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, किसी स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है। जैसे आपने अभी बीम सॉल्व किया मॉड्यूल नंबर 3 में, ये बीम, इस तरह का बीम सॉल्व किया आपने। अब इसमें सपोर्ट रिएक्शन इस मेथड से निकालना है। इसी में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ट्रस आपने सॉल्व किया तो ट्रस की एनालिसिस करनी है इसी में, और फ्रिक्शन की एनालिसिस करी आपने, लैडर फ्रिक्शन यूज करी तो लैडर फ्रिक्शन की एनालिसिस भी यहाँ पे करनी है वर्चुअल वर्क डन में। वर्चुअल वर्क डन निकाल के फिर सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि वर्क क्या है ना। ये सब पढ़ चुके हैं वर्क क्या है, बट यहाँ पे देख लेते हैं वर्क क्या है ना। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी मीन्स होती है नो डायरेक्शन, है ना। ओनली स्केलर क्वांटिटी की मीनिंग नहीं होती है, बट इसकी मीनिंग है कि वर्क में है कि ओनली क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड होगी, ओनली क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी एंड साइन होगी, है ना। साइन है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डायरेक्शन भी है, ओके। तो मैग्नीट्यूड होगी और साइन होगी। इसकी जो यूनिट है, यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर होती है, ओके। नेक्स्ट है इसी में कि आप लोग वर्क डन भी पढ़ चुके हो। वर्क डन क्या होता है, तो थोड़ा फास्ट ऐड हो जाओ। मैम इसमें वर्चुअली निकालेंगे? हाँ वर्चुअली निकालें, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं सर, अभी भी ऐड हो रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट है आपका वर्क डन, कि वर्क डन क्या होता है। तो इसमें नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स। इफ अ पार्टिकल, यही होता है ना वर्क, अगर हम लिखेंगे, अगर हम DW लिखेंगे तो ये वेक्टर होता नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ लगाएंगे नहीं, है ना। तो ये 2 वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डॉट प्रोडक्ट होती है ना। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये सब 12th का ही पार्ट है। इफ अ पार्टिकल इज subjected to a force F and the particle gets displaced by an infinitesimal displacement पूछ लेना अगर कोई भी वर्ड आपको समझ में ना आए तो। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ these 2 is called work done। अब यहाँ पे एक टर्म आया है इनफाइनेटसिमल। इनफाइनेटसिमल क्या होता है, ये लिखा हुआ है इनफाइनेटसिमल, शायद ये आप लोग समझ में नहीं आ रहे है ना। बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो भी क्या होगा, वर्क डन हो सकता है ना। बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, किसी बॉडी यहाँ पे थी और ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होके यहाँ पे आ गई, है ना, यहाँ पे आ गई, या ये बॉडी मान लो यहाँ से सिंपल सा यहीं पे रह इतना दूर पे आ गई, तो ये क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसी को बोलते हैं इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये आपका इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट है। तो उसके बाद क्या होता है, जो हम फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वर्क डन होगा। और अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे DW में। टोटल वर्क डन अगर निकालना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा, F इंटीग्रेशन और DS का इंटीग्रेशन, यानी
डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों का इंटीग्रेशन का टर्म हो जाएगा। तो जब हम क्या करते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है एफ इंटू डी एस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि एफ कॉस थीटा और इंटू डी एस, है ना। तो ये वाले पार्ट है, इसमें क्या है, थीटा का फंक्शन है, यानी डब्ल्यू जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है ना। एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, सपोज करिए कि हमारा जो एफ वेक्टर है वो एफ इधर है और आपका डी एस वेक्टर इधर है, तो इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं ना तो इसकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड को बार से डिनोट करते हैं हम लोग कि एफ बार है और इंटू एस बार है और इंटू कॉस थीटा, है ना। अब देखेंगे डिफरेंट थीटा के वैल्यू पे क्या क्या वैल्यू आता है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये बॉडी है, आपके पास, तो इसकी क्या होगी, खुद की वेट होगी, खुद की वेट क्या होगी, डब्ल्यू, है ना। दोनों अलग अलग मान लो, इसको आप कैपिटल डब्ल्यू मान लो, कन्फ्यूजन नहीं होगी, है ना। वेट है आपकी, ये आपकी वेट है ना। और इसमें क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए आर, है ना। एक फ्रिक्शन होगी, अगर मान लीजिए फोर्स इधर से लग रही है एफ, तो एक क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शन एफ, स्मॉल एफ, है ना। तो ये सारी चीज़ हमें लग रही है। अगर मान लीजिए कि ये डिस्प्लेस्ड होके यहाँ पे आ गई, ये बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई और यहाँ पे आ गई, तो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम इसको क्या लिख सकते हैं, एस वेक्टर, है ना। सपोज करते हैं इसके मिडिल से इसके मिडिल तक, है ना। अगर इसके एंड पॉइंट से लिखेंगे तो यहाँ पे एंड पॉइंट मेजर करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब पार्ट लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से आप अगर वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क डन क्या क्या है, देखो, एक तो एफ के द्वारा होगा, एक आर के द्वारा होगा, एक डब्ल्यू के द्वारा होगा, एक स्मॉल एफ के द्वारा होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा। तो सपोज करिए कि हम इसको W1 मान रहे हैं, एफ़ के द्वारा जो हो रहा है उसको हम W1 मान रहे हैं, तो क्या होगा, एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा, है ना। बिकॉज ये जो एफ है, ये एफ है, इसकी भी डायरेक्शन वही है और एस की डायरेक्शन भी वही है, दैट इज दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एफ एस, है ना, और पॉजिटिव थीटा 0 है तो कॉस 0 इक्वल टू 1। ओके, तो इसी तरह से अगर हम W2 निकालना चाहें, W2 आपका सपोज करिए कि वेट को लेके हम W2 निकाल लें, तो क्या होगा, 0 वेट इंटू एस बार, है ना, और इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। एक नीचे की तरफ लग रहा है, एक इधर की लग रहा है, तो ये आपकी 90 डिग्री हो गई, तो ये आपकी हो गई 0। और इसी तरह से अगर हम W3 निकालना चाहें तो W3 अगर आप रिएक्शन को लेते हो, दैट इज R, तो R इंटू एस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, बिकॉज ये R है और ये आपका S है ना, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये आपकी हो गई 0। W4 की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स में क्या होगा, एफ एस और कॉस 180 डिग्री, है ना, बिकॉज ये आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये आपको एस लग रहा है इस डायरेक्शन में और एफ लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। देखो ऑलरेडी आपको पता है कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, तो एरो नहीं भी लगाओगे ना, अब एरो नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी आप मतलब समझ लेना इससे, है ना, सब जगह एरो यूज करना ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका आ गया कितना, माइनस में एफ इंटू एस। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका फोर्स जो होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का फोर्स आता है। इसी एनालिसिस से
आप इसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट होता है कि एक्टिव फोर्स एंड पैसिव फोर्स, है ना। मैम पैसिव को रिएक्टिव भी कह सकते पैसिव को रिएक्टिव कैसे कहेंगे? हैं। एक तो एक्टिव फोर्स जो मतलब लगा रहा है, और पैसिव फोर्स क्या होता है मैम, जो अपोजिशन में एक्टिव फोर्स का है। व्हेन वर्क डन इक्वल टू 0 देन उसको कहेंगे पैसिव फोर्स। ओके, मैम जो सपोर्ट पे लगेगा, कोई भी वर्क नहीं दे रहा है। अब ये हाँ मैम सपोर्ट पे भी तो ऐसे ही होता है। वो बेटा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट देखो, सपोर्ट पे कोई फोर्स लग रहा है ना, मान लो ये फोर्स है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है? ये तो करेगा ना वर्क। अगर मान लीजिए यहाँ पी फोर्स है तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, बट ये क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा ना, थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेगा ना। अगर ये फिक्स है तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है। ये इस तरह से होता है, ये मोमेंट भी लगा देता है, ये भी लगा देता है, ये भी लगा देता है, तो वर्क कर रहा है। जितनी भी बॉडी होती है सब वर्क करती है, कुछ ना कुछ वर्क करती है, बट हमें क्या एनालिसिस करना है ना। आइडियल कंडीशन तो कुछ होती नहीं है ना, हमेशा सब जगह होती है, सब जगह मूवमेंट होती है, सब जगह कुछ ना कुछ होती रहती है, लेकिन हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सब चीज़ को आइडियल लेके एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो वर्क जो है अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसको एक्टिव फोर्स बोलते हैं, और अगर वर्क डन जो है अगर 0 के इक्वल है तो उसे बोलेंगे पैसिव फोर्स, है ना। तो एक्टिव फोर्स जो होता है ना, ये कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट इन वर्क इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन के द्वारा जो लगा था, एक फ्रिक्शन का फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स, एंड जो एक्सटर्नल फोर्स था, ये दोनों क्या हुआ, एक्टिव फोर्स हुआ। बट यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स था, आपका नॉर्मल फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉडी, है ना। तो ये दोनों क्या हुआ आपका, यहाँ पे पैसिव हुआ। बट देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आपका वेट है, ये वेट है आपका, है ना, ये W वेट है। तो जब ये वेट है, मान लीजिए इसमें स्प्रिंग है लगा हुआ, तो ये क्या होगा, ये बॉडी नीचे आएगा, डिस्प्लेस्ड होगा, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वेट। यहाँ पे तो हुआ है, वेट का क्या है, फोर्स, वर्क किया है, वर्क कर रहा है। इसका मतलब वेट कोई यूनिवर्सल नहीं है कि आपको वेट कहीं पे दे दिया तो आप कह दो क्या उसको कि मतलब एक्टिव फोर्स नहीं है, ये पैसिव है ना। वो डिपेंड करता है उसके वर्क पे, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, और उसके जो मतलब मूवमेंट पे डिपेंड करता है, जो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है कि उसके परपेंडिकुलर हो रहा है ना। तो ये वो नहीं है कि मतलब आप लोग ये कह दो वर्क कहीं पे मिल गया तो वो वेट मिल गया तो आप लोग लिख दिए पैसिव फोर्स, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क में भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो आप लोग को क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ए ऑप्शन दे देगा पॉजिटिव, बी ऑप्शन नेगेटिव, और सी ऑप्शन 0, है ना, और डी ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो आप लोग को ऑल ऑफ द एबव लगाना है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। इंटरनल फोर्स किस में आते हैं, इंटरनल फोर्स किस टाइप में? हाँ, इंटरनल फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स जैसे किस टाइप में आते हैं, क्या अलग है? नहीं, एक्टिव है कि पैसिव है वो तो डिपेंड करेगा ना उसके मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे एक्चुअल में, वो डिस्प्लेसमेंट कैसे दे रहा है, उसके कनेक्शन बिटवीन। हाँ, इंटरनल फोर्स आपका उसमें टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव होता है। अब वो डिपेंड करेगा ना वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चर को क्या दे रहा है ना, मतलब स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है उसके द्वारा, तो ही हम डिसाइड करेंगे ना एक्टिव है कि पैसिव है ना।
वो एक्टिव पैसिव का एक तो क्राइटेरिया मिल गया ना, वर्क डन हाँ, जीरो ना। जैसे मान लीजिए आपका बीम है, तो बीम में हम जब डेरिवेशन करा रहे थे, एस एफ डी बी एम डी का रिलेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या किए थे, यहाँ पे एक मोमेंट भी था और एक शियर फोर्स भी था, यानी बेंडिंग मोमेंट एंड यस शियर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स जो है ना, वो इंटरनल फोर्स है ना, इसी को कहते हैं इंटरनल फोर्स ऑफ द बीम, है ना। तो ये वहाँ से भी है, आप वहाँ से देख मैम, तो सकते ये पैसिव फोर्स में आएगा ना, क्योंकि हम लोग तो उसको बस कैलकुलेट करते वर्चुअली ना। नहीं नहीं, कह नहीं सकते। पैसिव फोर्स तब होगा ना जब वर्क डन जीरो होगा, बट हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट तो एनालिसिस कर ले रहे हैं जब भी हम बीम के एनालिसिस करते हैं अभी इस समय, क्योंकि रिसर्च करने जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस करते हैं, या आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है तो उसमें थोड़ा सा करते हैं डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस। उसमें रोटेशन होता है बीम का, बीम रोटेट करेगा इस तरह से, है ना, रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से, यहाँ से यहाँ पे आएगा आपका समझ गए रोटेशन, मैम। थीटा आएगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। तो वहाँ पे हम चेक करते हैं, वहाँ पे फिर क्या होगा, ये कुछ P होगा और ये आपका डेल्टा होगा। तो P और डेल्टा जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो cos 0 डिग्री, है ना। तो ये आपका P इंटू डेल्टा हुआ। तो ये जो आपका एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव एक्टिव फोर्स दे रहा है। तो वो डिपेंड करता है ना, वो आपका एक्सटर्नल फोर्स किस तरह से आपको दिया हुआ है ना। अब देखिए नोट में क्या है कि इस चैप्टर में आप लोग को जो वर्चुअल वर्क है, तो फॉर वर्चुअल वर्क ओनली एक्टिव फोर्स यूज्ड, है ना, ओनली एक्टिव फोर्स यूज करना है। दैट इज आपका कोई फोर्स होगा तो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए कोई डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर फोर्स इधर जा रहा है तो आपका इधर ही होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यही आपको एक्टिव फोर्स आपको यूज करना है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन इसमें, है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी हमने डिस्कस करी है ऊपर, है ना, वही सब पॉइंट्स है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड displacement are same, then work is positive, है ना। यानी दोनों की डायरेक्शन जब सेम है तो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड displacement are opposite, then work is negative, है ना। और थर्ड है आपका, if direction of force and displacement are perpendicular to each other, then वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अब इसी तरह से कुछ अभी तो हमने क्या किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करी। अब मान लो आपका, जैसे आप इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हो, तो मान लो ये आपका रॉड है ना। तो ये रॉड है आपका, तो ये क्या करेगा, ये रॉड मान लीजिए T यहाँ पे टॉर्क लग रही है ना। तो ये T टॉर्क अगर हम लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्लेस्ड होगा, दैट इज इसका जो रोटेशन होगा वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। बॉडी यहाँ पे थी और ये A B डैश पे आ गई, ये जो पॉइंट है B डैश पे आ गई, है ना। तो इसका रोटेशन क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में हमने टॉर्क लगाई, उसी डायरेक्शन में रोटेशन आया, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, प्लस T थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना। ये आपका टॉर्क की बात कर रहा है। अगर सपोज करिए कि आपने यहाँ पे लगाई, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाई, है ना, इस डायरेक्शन में लगाई, बट कुछ ऐसा कंडीशन आया कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, है ना, ऐसे रोटेट हुआ, क्योंकि आइडियल कंडीशन कुछ होता नहीं है। तो ये इस डायरेक्शन में अगर रोटेट हो गया बॉडी, तो क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन माइनस टी थीटा, है ना। इसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे इस समय, बट इस तरह का होता है कंडीशन कि ट्विस्टिंग जो होता है ना, किसी और डायरेक्शन में लगता है, बस रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। तो ये हम आगे टॉर्सन चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से,
सोम और मॉस में। तो ये रही आपकी मतलब कुछ पॉइंट्स थी। अब मेन चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है ना। ये आती है एग्ज़ाम में, इसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो इसकी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट क्या होता है? समेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इक्वल टू 0, है ना। यानी जो भी वर्चुअल वर्क है वो 0 होना चाहिए। तो 0 क्या होगा? वर्क है। सपोज करिए कि आपके पास ये P1 है, ये P2 है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, है ना। ये आपकी बीम है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो कुछ इस तरह से होगा। तो ये मान लीजिए Δ1, ये मान लीजिए Δ2, है ना। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? वर्चुअल वर्क की बात करोगे अगर तो अब देखो यहाँ पे कितने फोर्स हैं आपका, ये भी है R1 R2 रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे देखो वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम R1 की बात करें तो R1 इंटू 0, क्योंकि R1 पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। R2 इंटू 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब इसमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो डायरेक्शन का कोई पता ही नहीं है ना। अब देखो P1 और Δ1 देखो, ये किस डायरेक्शन में Δ1 हो रहा है? नीचे की तरफ। ये भी Δ1 नीचे की तरफ, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो P1 इंटू Δ1 और P2 इंटू Δ2, अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब पॉजिटिव, है ना, इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन आया। यहाँ से अगर हम बीम, छोटा सा बीम हम यूज करें तो क्या हुआ? वर्चुअल वर्क जो हुआ, ये वर्चुअल वर्क ये इस तरह से आया, क्योंकि ये वर्चुअल वर्क है। एक्चुअल किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। मैम डायरेक्शन कैसे लिए? बेटा देखो, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। ऊपर हमने फोर्स लगाई, P फोर्स ऊपर लग रही है, तो ये बीम कैसे जाएगा? नीचे ही जाएगा ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो सेम डायरेक्शन में, यस मैम, है ना, सेम डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन तो सेम है तो थीटा 0 हुआ ना। अगर अपोजिट होगा तो थीटा 180 होगा। जब 180 होगा तो cos 180 इक्वल टू -1 होता है। -1, अच्छा हाँ। cos 180 -1 होता है ना। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका तभी तो थीटा 180 होगा, है ना। जब सेम डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल टू 0। ओके, बहुत सिंपल है, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। तो इसमें देखो स्टेटमेंट देखो, क्योंकि स्टेटमेंट ज़्यादा यूजफुल होगा, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, वहाँ पे एग्जाम में लिखना है। तो इफ़ एन स्मॉल इमेजिनरी, क्योंकि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, बट हम लोग एज्यूम करके चलेंगे इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, तभी तो वर्चुअल बोलते हैं उसको, क्योंकि आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, बीम में उतना डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। फोर्स भी वर्चुअल ही होगा क्या? हाँ, तो फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा हुआ रहेगा, आपको लगा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। वो तो एक्टिव फोर्स होगा ना, है ना। फोर्स होगा आपका, है ना, फोर्स होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग एज्यूम करेंगे कि इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? वर्क डन निकालेंगे, तो वो क्या होगा? वर्चुअल वर्क डन होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू द सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम then sum of work done by force and moment। फोर्स भी हो सकता है, मोमेंट भी हो सकता है। जैसे हमने ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करी, तो ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या था कि ट्विस्टिंग मोमेंट इस तरह से रोटेट कर रहा था, है ना, ये रोटेट करा रहा था इधर से, तो ये आपका ट्विस्टिंग था, ये थीटा था, तो थीटा इंटू टी इंटू थीटा हो गया, है ना। तो यहाँ से मोमेंट का भी आपका वर्क डन आ जाएगा। तो इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो आप लोग जो डायग्राम हमने बनाई थी, ये डायग्राम ज़रूर बनाना। मान लो 3 फोर्स ले लेना, और यहाँ पे आप सपोर्ट रिएक्शन बनाना, और इसको लिख देना P1 Δ1, P2 Δ2। यानी इसको लिखना भी है लेट अस कंसीडर, क्योंकि जैसा जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से लिखोगे। लेट अस कंसीडर P1
P2 P3 डॉट 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 जितना भी फोर्स मानना है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स डायरेक्ट लिख सकते हो। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, है ना, रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैम वो P1 जो ब्लॉक वाला एग्जांपल दिए थे वो भी लिख सकते हैं। बट ये वाला लिखना, क्योंकि अब हमें बीम पढ़ना है। वर्चुअल वर्क में एक्चुअल में हमें एनालिसिस बीम का ही करना है, सिविल में बीम का ही होता है, ब्लॉक का एनालिसिस बहुत कम होता है। ब्लॉक का एनालिसिस मैकेनिकल वाले करते हैं, है ना, उन लोगों में मेंटेनेंस का काम होता है, तो ब्लॉक का एनालिसिस होता है। अपन लोग इधर पूरी तरह से बीम पे जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हर स्ट्रक्चर में बीम का यूज होता है ना, तो हमें बीम से कोरिलेट करना है खुद को, तो बीम का एग्जांपल देना। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास जो है 2 अप्रोच है, देयर आर 2 अप्रोच। वन है आपका ज्योमेट्रिकल अप्रोच और सेकेंड है आपका मैकेनिकल अप्रोच। तो मैकेनिकल अप्रोच थोड़ा सा कठिन है, इसमें आपका मैकेनिज्म हो जाता है कि बॉडी जो बीम है वो किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से उसमें कुछ यानी मान लीजिए ये हमें पढ़ना नहीं है, जैसे ये मान लीजिए ये कुछ इस तरह से दे दिया बीम, तो ये इस तरह से डिस्प्लेस्ड होगा, यहाँ पे कुछ है ना, कुछ इस तरह से डिस्प्लेस्ड होगा अगर नीचे से कोई फोर्स ज़्यादा लग गया, है ना। फिर यहाँ पे कुछ मतलब ये हमें पढ़ना ही नहीं है, पूरी तरह से हमें इसको सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस रखना है ना। ज्योमेट्रिकल अप्रोच में हम लोग को पढ़ना है, ऊपर से बता दीजिए। हाँ, जैसे मशीन होता है, जैसे शाफ्ट होता है ना, मशीन होता है आपका, ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट में आपका ट्विस्ट का एनालिसिस करना है, इसकी एफिशिएंसी भी चेक करना है ना, एफिशिएंसी चेक करना है, क्योंकि एफिशिएंसी हम वर्क डन को लेके ही एफिशिएंसी मेजर करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ नहीं है हमारे सिलेबस में, नहीं है ये सब चीज़, तो मैकेनिकल अप्रोच हमें नहीं पढ़ना है ना। ज्योमेट्रिकल अप्रोच में हमें बीम का पढ़ना है और ट्रस का पढ़ना है और लैडर का, है ना। यानी जनरली यहाँ पे अर्थ ऐसे समझ लो अर्थक्वेक है ना, तो अर्थक्वेक भी होता है। एक मान लीजिए फाउंडेशन है आपका, डायनेमिक कंडीशन होता है, डायनेमिक स्टेट ऑफ फाउंडेशन है ना। मशीन फाउंडेशन होता है, मशीन फाउंडेशन, तो ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है, ये सब पढ़ने लगेंगे तो हैंग होने लगेगा सीन, है ना। तो आपको ये पढ़ना है, सिलेबस में यही दिया हुआ है। जनरली आपको बीम पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, है ना, बीम के अलावा नहीं आएगा क्वेश्चन कोई और। तो यहाँ देखिए आप लोग, तो इसमें हम लोग सिर्फ ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखते हैं। ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या होता है? दिस अप्रोच is used to find reactions on beams। अब रूल क्या है, यानी रिएक्शन फाइंड करना है, बीम में रिएक्शन क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट रूल है इसका कि द रोटेशन ऑफ बीम is permitted about the support only। रोलर हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है और हिंज्ड हो सकता है ना। उसको हमें रोटेट करने का परमिशन देना है क्वेश्चन में। उसके बाद है टू फाइंड आउट वर्टिकल रिएक्शन एट एनी पॉइंट गिव द। हम कैंटिलीवर में रोटेशन नहीं दे सकते हैं। हाँ देंगे, अभी क्वेश्चन आएगा, उसका भी क्वेश्चन आएगा। गिव द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड
रिप्रेजेंट, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। रिप्रेजेंट ओनली vertical forces and corresponding vertical displacement, है ना। यही दो चीज़ तो चाहिए हमें, वर्टिकल फोर्स चाहिए और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, जब ये दोनों निकल आएंगे तो टू फाइंड, यानी अगर हमें वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें देना है, यहाँ पे डेल्टा वाई देना है। अगर हॉरिजेंटल फोर्स चाहिए तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, डेल्टा एक्स, है ना। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, टू फाइंड हॉरिजेंटल रिएक्शन एट एनी पॉइंट गिव द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ reaction and represent only horizontal force and corresponding displacement, corresponding horizontal displacement, है ना। और फोर्थ नंबर है find unknown using summation w equal to 0, है ना। सपोज करिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। क्वेश्चन है ये कि एक बीम है आपके पास और ये बीम आपका, इधर आपका हिंज है ना, और इधर आपकी रोलर सपोर्ट, है ना। यहाँ पे आपकी 50 किलो न्यूटन की एक लोड लग रही है और इधर आपकी 25 किलो न्यूटन की लोड लग रही है। ये आपकी 2 मीटर दी हुई है, ये भी 2 मीटर और ये आपकी 4 मीटर, ये ए पॉइंट है, ये आपकी बी पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप निकाल दो एच ए, एच बी, सॉरी ये इसको डी मान लो, यहाँ पे डी है, एच डी और वी ए और वी डी, है ना। अब देखिए यहाँ पे एच डी तो होगा नहीं, एच डी तो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, रोलर, है ना। एच डी क्या है, रोलर सपोर्ट है ना। एच डी होगा ही नहीं तो ये तो 0 पहले ही हो गया, है ना। इसको सॉल्व करना ही नहीं है। तो आपके पास 3 है, एक तो एच ए है, एक वी ए है और वी डी है ना। तो सपोज करिए कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं किसको, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वी ए, है ना। अभी हम वी ए निकालते हैं। तो स्टेप रूल्स क्या कह रहा था कि जहाँ पे रिएक्शन निकालना है उसी के डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट देना है ना। तो हमें ये निकालना है वी ए। सपोज करिए हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड मान ली, तो अपवर्ड हम मानेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, है ना। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो ना, उसके अलावा कहीं भी आपका जॉइंट है, कहीं भी आपका सपोर्ट है, तो वहाँ पे 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। इफ़ वन सपोर्ट गिवन डिस्प्लेसमेंट, है ना, देन अदर सपोर्ट्स, कोई भी सपोर्ट है, क्वेश्चन में बहुत सारे सपोर्ट्स होंगे तो क्या होगा, टेकन एज 0, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मेन पॉइंट है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, तो मान लीजिए ये यहाँ पे आ रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसको यहाँ पे लेंगे तो इसको हमें 0 करना है, अदर सपोर्ट को। तो कैसे मिलाएंगे, इन दोनों को ऐसे मिलाना पड़ेगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट देना था, मान लीजिए इसको डेल्टा ए मान लीजिए आप, है ना। तो ये आपका क्या आया, आपके पास एक ट्रायंगल बन के आया कुछ इस तरह से, ये ट्रायंगल बन के आया आपके पास, और ये आपका डेल्टा ए है, और ये आप मान लो इसको डेल्टा बी, अगर हम बी पॉइंट मानते हैं और सी पॉइंट मानते हैं, डेल्टा बी हो गया, और ये आपका डेल्टा सी हो गया। यहाँ पे तो 0 है ना। तो ये आपका क्या है, डेल्टा, यहाँ पे है आपका वी डी, है ना। ये आपका वी ए, है ना। ये है 25 किलो न्यूटन और ये है आपका 50 किलो न्यूटन, है ना। तो यहाँ से हम वर्चुअल वर्क डन निकालना चाहें तो वर्चुअल वर्क डन क्या होगा,
वर्चुअल वर्क डन की बात करें तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, आप डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। अब ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, बट ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल जो बीम थी, ओरिजिनल बीम यहाँ पे थी और आफ्टर डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गई, है ना। तो किस डायरेक्शन मूव कर रही है, ये जा रही है, ये वाली जो बीम है ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एक डेल्टा ए भी इस डायरेक्शन में, डेल्टा बी भी इस डायरेक्शन में, डेल्टा सी भी इस डायरेक्शन में। तो अब समेशन डब्ल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहाँ पे वर्चुअल वर्क डन क्या होगा, वी ए इंटू डेल्टा ए होगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया। अब 50 इंटू डेल्टा वी, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो गया। 25 इंटू डेल्टा सी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो गया। और वी डी तो है ही नहीं, वी डी में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगेगा, तो आप लगाओ यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल जब लगाओगे तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या होगा, देख लीजिए, डेल्टा ए अपॉन टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये कितना है 2 2 4 और 4 8, है ना, ये आपकी 2, ये भी 2, ये आपकी 4, है ना। तो डेल्टा ए बाई 8 और डेल्टा बी बाई कितना 6 और डेल्टा सी बाई 4। सिमिलर ट्रायंगल लग रहा है, आप लोग को ना समझ में आए तो पूछ सकते हो बीच में। तो यहाँ से देखिए रिलेशन अगर हम निकालना चाहें तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा ए इंटू 6/8, है ना, और डेल्टा सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा ए इंटू 4/8। तो ये आपकी आ गई 3 डेल्टा ए बाई 4, और ये आ गई आपकी डेल्टा ए बाई 2। अब सारे वैल्यू डेल्टा ए के टर्म में हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका वी ए इंटू डेल्टा ए माइनस 50 इंटू डेल्टा बी क्या होगा 3 डेल्टा ए बाई 4 और माइनस 25 और डेल्टा ए बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखो सब में डेल्टा ए है, डेल्टा ए क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो डेल्टा ए आप कॉमन लोगे तो वी ए माइनस 50 इंटू 3/4 माइनस 25/2 इक्वल टू 0। अब डेल्टा ए को 0 नहीं लेना है तो ये वाले पार्ट 0 हो जाएंगे, है ना। तो वी ए इक्वल टू क्या हुआ, आंसर आ गया 50 किलो न्यूटन। ओके, तो आज यहीं पे एंड कर रहे हैं क्लास को। ओके।